बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बेटा हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। और इस चैप्टर का नाम है बेटा सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और अगर सिंप्लीफाई करके देखो तो उसका नाम द सेल। अच्छा, इसका पीएमसी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है मैं बता देता हूँ बेटा। पीएमसी के सिलेबस में इसके टॉपिक्स कम है। आपको दो सेल्स का कंपैरिजन बताना है बेटा। कौन कौन से सेल का? एक है आपके पास प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल सेल, फिर एक है आपके पास यूकैरियोटिक सेल। इनका कंपैरिजन ये आपके सिन बोर्ड में है। इनका हम लोगों ने डिफरेंस एक ये हो गया। अगला कौन सा टॉपिक है बेटा? अगला आपके पास है इसमें आपको बताना है यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स में से कौन कौन से दिए हुए। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, यार एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी बॉडीज। बस पीएमसी ने आज तक अपना सिलेबस इस तरह नहीं किया है। समझो माइनस जितना इजाफा किया है, लेट्स सी इतना स्पेसिफाई कर दिया है और प्लांट पोर्शन हटा दिया, तो बस अब इसी में से आए इंशाल्लाह, आउट ऑफ सिलेबस ना आए। ये हो गया। और बाकी जो हमने कल पढ़ा था उन्होंने आपको अलग से दिया है कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये थोड़ा बता दें। तो ये हो गया आपके पास, मतलब ये तीन टॉपिक्स हैं। तो आपके पास इसमें चैप्टर समाप्त हो जाएगा इस पीडीएफ में। बाकी ऑर्गेनल्स का भी जिक्र है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक से, यानी कि बेसिक बेसिक पॉइंट्स। वही देखो, सेल की डिस्कवरी बहुत आसान है, सबको पता है। काफी पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल की डिस्कवरी जाती है रॉबर्ट हुक साहब को। सही है। ईयर डजेंट मैटर, इतना मसला नहीं है। और ये ईयर वैसे सही लिखा हुआ है, 1663 में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल डिस्कवर किया था। 1665 में इसका नाम दिया था द सही। सेल, हाँ। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने, मैंने ये टास्क दिया था एक बैच में कि प्लांट्स में डिस्कवर किया था या एनिमल्स में सेल। तो प्लांट्स में डिस्कवर हुए थे। फिर मैंने इनसे पूछा था कौन से प्लांट में, तो बच्चों ने बताया सर ऑर्चिड प्लांट। सही, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि एनिमल्स में नहीं हुए थे, सबसे पहले प्लांट्स में हुए थे। प्लांट सेल को सही। बेटा हम लोग बायो में कहते थे, मतलब प्लांट सेल्स को माना जाता था पहले इस टर्म से प्लांट क्यूल्स। एनिमल सेल्स को कहते थे एनिमल क्यूल्स। अच्छा, सेल, सिर्फ सेल को अगर हम कहें जनरलाइज प्लांट और एनिमल सेल, उसको हम लोग कहते थे सेला या क्यूल्स। इसका मतलब होता था हॉलो चैम्बर। क्योंकि रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले जब सेल्स देखे थे, तो सेल का मतलब ही हो गया, उर्दू में इसको खुलियात कहते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब होता है हॉलो चैम्बर्स। अब सेल सही। हॉलो तो नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे उसको हॉलो नजर आया था, और उसमें इसको सिर्फ क्या नजर आया, ऐसे चैम्बर्स हैं। और यहाँ पे इसको कुछ ग्रीन स्पॉट्स या पैचेस नजर आए, और वो तुम्हें पता है क्या होगा बेटा, वो क्लोरोप्लास्ट तो होगा, क्योंकि प्लांट है ना। ये है। वो तो बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला कि सेल तो खाली नहीं भाई, सेल में तो बहुत सारी चीजें। ये बात हो गई। अच्छा बेटा, बेटा एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें ज्यादा लेंसेज हैं। सही, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था हैंस जेनसन साहब ने। ये सब बेसिक है, ये सब आता नहीं है, खैर। इसके डिजाइन को इम्प्रूव किया था गैलीलियो साहब ने। तो साइंटिस्ट इतना मसला नहीं है। जो ऑर्गेनल्स हैं, हाँ, उनके साइंटिस्ट याद कर लो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज हैं, न्यूक्लियस है। अच्छा, सेल थ्योरी किसने पेश करी थी, है ना, ये सब ये वो टॉपिक्स है ना, ये हमारी न्यूज इन बोर्ड में नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ये बता दूं। वही सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी एक थ्योरी थी जिसमें तीन मेजर पॉइंट्स थे, और ये प्रपोज करी थी दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था श्लाइडन, एक का नाम था श्वान। सही, इसको सेल थ्योरी का पहला पॉइंट बिल्कुल सही था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट भी सही था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। और सेल्स बिल्कुल, ये भी ठीक है। यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा था? थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा था कि जो न्यू सेल्स हैं, जो अराइज होते हैं वो आपका समझो पुराने थिंग सेल्स से से। अराइज होते हैं, बिल्कुल। यानी कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज हो जाते हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से।
जबकि जो थर्ड पॉइंट है यही गलत था। थर्ड पॉइंट को अपोज किया था बेटा रुडोल्फ विर्को साहब ने। और रुडोल्फ विर्को साहब ने क्या कहा था कि जो न्यू सेल्स अराइज होते हैं वो पहले सेल, जो पहले सेल्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं, पिछले होंगे तो नए आएंगे। यानी कि लिविंग से ही लिविंग बनेंगे, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनेंगे। तो जो आइडिया होता है कि सही। नॉन लिविंग से किसी चीज का बन जाना, इस आइडिया को बायो में कहते हैं ए बायोजेनेसिस, या आसान लफ्जों में डीनोवो। डिनोवो। डीनोवो का मतलब क्या है? नॉन लिविंग से लिविंग का बन जाना। नॉन, सही। जबकि ये आइडिया गलत है। नॉन लिविंग से किस चीज का राइज हो जाना बेटा? लिविंग का। तो रुडोल्फ विर्को साहब ने कहा था सेल डिनोवो नहीं है। सेल डिनोवो नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है? कि भाई वो लिविंग से ही लिविंग हो बनेगा। तो ये बात हो गई। सही है रुडोल्फ विर्को साहब ने। अभी एक डायग्राम थी बेटा, ये डायग्राम में अगर हम गौर से देखें तो हम ये बेहतर समझ जाओगे डायग्राम इंशाल्लाह कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, वैसे तो ये मैंने स्फेरिकल बनाया है। वैसे तो ये मैंने डायग्राम स्फेरिकल बनाई है। स्फेरिकल का मतलब है कि ये डायग्राम एक एनिमल सेल की है, लेकिन जानबूझ के इसमें एक मैंने न्यूक्लियस साइड पे किया था, ताकि बच्चों से मैं पूछूं कि ये कौन सा सेल है, और या अगर एनिमल सेल है तो उसमें मिस्टेक क्या है। तो सबने सही जवाब दिया था। भाई देखो, अगर एनिमल बताओ। सेल है तो उसका न्यूक्लियस हमेशा कहाँ पे होता है बेटा? सेंटर में होता है। सेंटर में। बिल्कुल। और अगर प्लांट सेल है, अगर प्लांट सेल है तो उसमें एक बहुत बड़ा सा, अच्छा पहले तो सेल वॉल भी बना दो। प्लांट सेल है तो उसमें सबसे बड़ा तो सेंटर में वैक्यूल होता है, और न्यूक्लियस उसका साइड पर होता है। और अगर एनिमल सेल है तो उसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके वैक्यूल छोटे छोटे फैले हुए रहते हैं। तो दिस वन इज एनिमल सेल, दिस वन इज प्लांट सेल। तो इसका बताएं। इस पे मिस्टेक क्या थी इस डायग्राम में? इसका न्यूक्लियस कोने में है, हालांकि ये है एनिमल सेल। अच्छा, न्यूक्लियस के सही। अंदर जो तुम्हें धागे नजर आ रहे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, उसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। सही। और न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन है। और उसमें पोर्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था एक दफा। और इन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इससे जी। चीजें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना जाना कर सकती हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है बेटा, उसको हम लोग बायो में कहते हैं कैरियोलिम्फ। खैर ये बेसिक है, अभी तो हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे अलग से। अच्छा, और क्या चीज़ है? न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। अच्छा। अच्छा, तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही चीजें होती हैं, बिल्कुल डीएनए बिल्कुल। आर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही चिपका हुआ रहता है एक और ऑर्गेनेल, इसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम। हाँ। ना मैंने बनाया हुआ नहीं है, वो तो खैर अलग से ये मैं बता देता हूँ, मसला नहीं है। चलो इस डायग्राम से अच्छा हम लोग जब अलग अलग से पढ़ते हैं इसको हम देख लेते हैं। भाई देखो, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बता देता हूँ मैं, ताकि वो आसानी हो जाए। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखो बेटा, एक है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल, और एक है आपके पास यूकैरियोटिक सेल। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और यू का मतलब है ट्रू। यानी कि कैरियन का मतलब यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, और यू का मतलब बायो में हो गया ट्रू। तो यूकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस। और यहाँ पे प्रो से मुराद है फॉल्स। तो उनके पास फॉल्स न्यूक्लियस है, यानी कि नहीं है न्यूक्लियस, या प्रॉपरली डेवलप नहीं है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस हो गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल जी। और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है बेटा? सबसे पहले इसका साइज तो क्या होता है? स्मॉल होता है। और इसका साइज होता है लार्ज। इसमें होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसमें नो न्यूक्लियस। और इसमें न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है। अगर हम और इसके पॉइंट्स देखें और क्या क्या फर्क है इसमें,
इसमें जो होते हैं वो ऑर्गेनल्स नहीं होते। कौन से ऑर्गेनल? जो जिनमें मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन हो, वो नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। ऑर्गेनल्स मौजूद है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स हैं, बिल्कुल है। इनका साइज क्या है? इनका साइज है 70s। जबकि यूकैरियोटिक सेल में इनका जो राइबोसोम है, इनका साइज है 80s। ये एस भी बता देता हूँ क्या होता है। बेटा ये जो एस है ना, जैसे ये राइबोसोम का मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट। और इसके अंदर मौजूद होता है आरएनए, याद है बताया था। जी जी जी। और हाँ, बीच में, मैग्नीशियम की। बिल्कुल वेरी गुड, बीच में होता है, इनको अटैच करता है मैग्नीशियम आयन। तो जो एस है, एस का मतलब क्या है? एस फॉर होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, या आप एस को कह सकते हो एक साइंटिस्ट से, स्वीडबर्ग यूनिट। स्वीडबर्ग, उस साइंटिस्ट का नाम था स्वीडबर्ग। और जो उसने इक्वेशन पूरी डिराइव करी थी इसके साइज को बताने के बाद, तो इस इक्वेशन के हिसाब से वो चलता है, स्वीडबर्ग यूनिट या स्वीडबर्ग कोफिशिएंट। तो इसने पूरे एक इक्वेशन डिराइव करी थी, तो वहीं से उसका नाम पड़ा 80s और 70s। अच्छा, ये कैसे होता है? अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें मिसाल के तौर पे, ये अगर यूकैरियोटिक सेल है, तो इसका जो 80s है वो कैसे बना? इसका 80s बनता है लार्जर यूनिट का 60s, स्मॉलर यूनिट का 40s। अब सवाल ही होता है, 60 और 40 तो होता है 100, ये 80 कैसे आ गया? तो ये एवरेज होता है। जब उसने इक्वेशन डिराइव करी तो जो एवरेज आया उसका पूरा, इक्वेशन का पूरा, उसके कोएफिशिएंट का पूरा वैल्यू का, तो एवरेज यूनिट के हिसाब से ये 80 आया। और वो जब जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो उसका होता है 70। उसमें इसका लार्जर यूनिट होता है 50 और स्मॉलर होता है 30। तो सर इसका जो, वैसे ये अजीब बात नहीं कि 60-40 मिला के 100 नहीं होगा, हाँ 50-30-80 नहीं यार, होगा। ये देखो, ये इसकी एग्जांपल वैसी है। तो मुझसे पूछो सर इस कोचिंग में कितने बच्चे हैं? मैं कहूँगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 है। सही है। उसके बाद फिर मैंने पूरा हर एक की क्लास में काउंट किया, तो जो एवरेज आया मेरे पास वैल्यू, तो मैं कह रहा हूँ कि यार तकरीबन है 450 तक। वो मैंने पहले एस्टिमेट लगाया था, मतलब इसको उल्टा भी कर सकते हो। फिर मुझसे पूछो कितने, मैं कहूँगा 450। फिर मैंने काउंट की, एग्जैक्ट वैल्यू आई, वो आई 500। तो बस बात सारी है कि ये इस तरह इसकी, और इसकी इक्वेशन पूरी है, विकिपीडिया पे है पूरी इसकी इक्वेशन। ये बात है सारी, मैंने देखी थी, हाँ। ये चीज है इसमें। एक मिनट, आ रहा है क्या इसमें? ज्वाइन करो। चलो, ये हो गया आपके पास, अल्लाह भला करे। अच्छा सॉरी, ये तो आपके पास फर्क होगा इसके। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी तो चाहिए होती है, वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं प्रोकैरियोटिक सेल के पास, सॉरी। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया के ऑल्टरनेट में ही होते हैं। उनको बायो में कहते हैं मीजोजोम्स। मीजोजोम्स। और हमारे पास तो, और यानी कि यूकैरियोटिक सेल के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है ना, ये चीज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा सर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाते हैं? आप बोलोगे सर हायर ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। तो ये कुछ बेसिक इसके फर्क होते हैं।
एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वो क्या क्या होते हैं? सेल वॉल होता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो अगर हम एक ऐसे कंपोनेंट की बात करें कि जो सब में मौजूद है, तो समझो सेल मेम्ब्रेन सब में, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स है, ये सब में है। बस सेल वॉल में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। सेल वॉल किस में नहीं है? सेल वॉल बस एनिमल्स में नहीं है। बाकी सेल वॉल किस किस में मौजूद है? सेल वॉल आपके पास मौजूद है फंगस में, फंजाई में। सेल वॉल मौजूद है प्लांट्स में। तो ये आपके पास हो गया, सेल वॉल इनमें मौजूद है। सर जस्ट 2 मिनट देंगे ना, 2 मिनट ओके ओके। में। हाँ नस। अ, अच्छा, अब हम क्या डिस्कस करेंगे अनस? हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो एक मेजर कंपोनेंट है, न्यूक्लियस। अच्छा। हाँ, देखो बेटा, न्यूक्लियस को हम लोग बायो में कहते हैं ब्रेन या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सही है, ब्रेन ऑफ द ठीक है। सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज क्या करता है बेटा? कंट्रोल। कंट्रोल। अच्छा, डिस्कवरी का क्या है? ये तो आसान है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था इसको 1831 में। और ये किसी भी सेल का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, वाजे जो नजर आता है। क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है ना, क्रोमोसोम्स, जो बहुत ज्यादा डार्क मटेरियल होता है, जो बहुत ज्यादा डार्क मटेरियल होता है। जी जी जी। अच्छा, कॉमनली इसका शेप क्या होता है बेटा? स्फेरिकल शेप। कुछ सेल्स में ये लोब्ड स्ट्रक्चर है। लोब्ड का मतलब है कि ऐसा लगेगा जैसे, आप इसकी बेस्ट एग्जांपल है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे ये डब्ल्यूबीसी का डोनट शेप। वो थोड़ा सा आपको नजर आएगा, थोड़ा सा लोब शेप, मल्टी लोब। तो लोब का ये जो मैंने बनाया ये लोब्ड है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कुछ इसमें, तो ये लोब्स होते हैं। जिस तरह न्यूट्रोफिल है, बहुत सारे सेल्स हैं एग्जाम्पल में। अच्छा, यूकेरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सही है, और उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अच्छा, इनमें इन पोर्स में एक ऐसा प्रोटीन होता है, एक ऐसा दरवाजा होता है इन पोर्स में, कि जो चीजें आने जाने देता है। उन पोर्स को बायो उन उन प्रोटीन्स को, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को बायो में कहते हैं न्यूक्लियोपोरेन। न्यूक्लियोपोरेन वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो इन सुराखों में, इन पोर्स में लगे हुए हैं। ये दरवाजे हैं समझो, न्यूक्लियोपोरेन। और न्यूक्लियस के अंदर एक सही। फ्लूइड भी होता है, जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस को ग्रीक जुबान में कैरियन कहते हैं, तो उसका एक और नाम कैरियोलिम्फ है।
लिम्फ का मतलब होता है फ्लूइड। लिम्फ का ठीक मतलब है। हो गया फ्लूइड। एक मिनट। ठीक। Okay, जैसे लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, लिम्फ हो गया फ्लूइड। अच्छा। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस का जो पानी है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। उसमें एक प्रोटीन मौजूद होता है, आपको पता होगा बेटा, और ये होता है डीएनए के अंदर मौजूद। उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन यानी प्रोटीन। कि अभी न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के अंदर नहीं, आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम के अंदर कहना ज्यादा सही है। इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। सही है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के साथ डिसअपियर हो जाता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, और ये दोबारा अपीयर होता है। यानी कि बात हो रही है ये माइटोसिस और मियोसिस की। प्रोफेज में क्या हो जाते हैं ये लोग, डिसअपियर हो जाते हैं। प्रोफेज पहला स्टेप जो होता है माइटोसिस का। ठीक है। और जो लास्ट फेज होता है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसको कहते हैं टीलोफेज। उसमें ये लोग दोबारा अपीयर हो जाते हैं नए सेल में। न्यूक्लियस। बिल्कुल। न्यूक्लियोलस भी और न्यूक्लियस भी। अच्छा, अच्छा। न्यूक्लियोलस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। खैर रा- अभी तो आप बता रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। क्या चीज? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। हाँ, तो न्यूक्लियोलस में जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद है ना, डीएनए भी और आरएनए भी है। सही अच्छा अच्छा। है, हाँ। और इनका मेन काम राइबोसोम्स से और करना। राइबोसोम्स यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। और मैं आपको एक पॉइंट भी दिखाता हूँ, बुक्स में बड़ा अच्छा लिखा होता है एक। एक मिनट। सिन बोर्ड में है ये, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड। इट इज मेड अप ऑफ, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस के बारे में कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स। सही, रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबो, यहाँ राइबोसोम्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस। सही। ठीक है। और न्यूक्लियोलस में बहुत सारे किस्म के आरएनए भी मौजूद हैं। अब आरएनए और न्यूक्लियोलस, सॉरी, आरएनए और राइबोसोम, यानी कि कौन सा आरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए याद है, पढ़ा था, 3 किस्म के आरएनए होते हैं। जी जी जी। अच्छा। यहाँ पे राइबोसोम आ रहा है किसी। राइबोसोमल आरएनए जो डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और जो एक और बनता है आपके पास ट्रांसफर आरएनए। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। उसको हम लोग क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नेटवर्क या एक और भी नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। न्यूक्लियर रेटिक्यूलम, अगर आप ये देखो, न्यूक्लियस में बहुत सारे किस्म के ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। इसका एक और नाम है न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। सही। अच्छा। क्रोमेटिन, अच्छा, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है बहुत पतला धागा होता है, वो कंडेंस हो जाता है, मोटा हो जाता है, चौड़ा बन जाता है क्रोमोसोम्स में, तब जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। और ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ कब विजिबल होंगे, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो वो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। ये भी आसान है, पिछले क्लास से पढ़ा था। एक क्रोमोसोम में 2 जेनेटिकली आइडेंटिकली धागे होते हैं, उनको कहते हैं क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो हाँ कि ये था। सेंटर से अटैच्ड होते हैं एक और स्ट्रक्चर से। उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, याद है, सेंट्रोमेयर। जी सेंट्रोमेयर का एक और नाम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, याद है ना, जी जी। सेंट्रोमेयर। जहाँ पे प्रोटीन होता है उसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। फाइन। ये ऊपर वाला हो गया पी आर्म, नीचे क्यों। नीचे वाला हो गया क्यू आर्म। पी, और ये हो गया क्यू। ज्यादा बड़ा थोड़ा सा क्यू होता है, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, और क्या दिया हुआ है इसमें? और इसमें दिया हुआ है बेटा, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। एक क्रोमोसोम में बहुत एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के अंदर, उसको बायो में कहते हैं डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है डीएनए। और डीएनए के अंदर जो जीन्स होती हैं, वही बेसिकली होती है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन एक डीएनए का एक सिर्फ टुकड़ा है,
अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जीन्स जो है बेटा मौजूद होती है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार, जीन जो है ना यहाँ मौजूद है, मिसाल के तौर पे यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, तो ये जो जीन की जो पोजीशन है डीएनए के अंदर, इसको बायो में कहते हैं जीन लोकस, और प्लूरल होगा तो जीन लोकाई। द पोजीशन ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम इन अ डीएनए इज नोन एज जीन लोकस। और ये जो जी। सेंट्रोमेयर है इसके हिसाब से बेटा आपको पता है चार किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, दिस वन, तब सब मेटासेंट्रिक, दिस वन, एक्रोसेंट्रिक जिसका एक और नाम है सब टीलोसेंट्रिक, वो ये वाला है। और जिसमें सेंट्रोमेयर सबसे टॉप पे चले गया वो आपके पास है टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक वाला क्रोमोसोम इंसानों में पाया नहीं जाता, ह्यूमंस में नहीं है, ये ह्यूमंस में नहीं है सर। सही। ये तीन पाया जाता है। ये तीन है, ये भी अभी तक साइंस कहती है, लेट्स सी अब क्या होता है। अच्छा, क्रोमोसोम का नंबर बेटा हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता रहता है। फ्रूट फ्लाई है तो उसमें 8 क्रोमोसोम है, स्वीट पी है तो उसमें 14 क्रोमोसोम है, कॉर्न सेल्स हैं तो उसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमंस है तो उनके हर एक सेल में, हर एक सेल की बात हो रही है, 46 क्रोमोसोम्स है। 8 को आधा फोर्टी करो चार सिक्स है। पेयर, बिल्कुल 46 क्रोमोसोम्स हैं टोटल, 23 पेयर्स हैं, तो ये टोटल बताया हुए। 46 क्रोमोसोम्स का मतलब 23 पेयर्स, कॉर्न सेल्स में 20 क्रोमोसोम्स हैं तो मतलब 10 पेयर्स, 14 का मतलब 7 पेयर्स, 8 का मतलब, 7 तो ये इस हिसाब से हो गया। अच्छा, अब एक और कुछ चीजें न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एक सेल का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। यूजुअली इसका शेप स्फेरिकल होता है, ये लंबा भी हो सकता है, लोब भी हो सकता है। प्लांट सेल में, इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, हायर एनिमल्स हो गए, हम लोग हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एल्गी है, फंजाई है, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में, यानी कि सेल एक है, न्यूक्लियस एक से ज्यादा है। तो ऐसे सेल्स को हम लोग बायो, स्पेशली इसमें होता है ये काम, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, इसको हम लोग बायो में कहते हैं सीनोसिटिक सेल, मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, बिल्कुल। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, और क्रोमेटिन नेटवर्क है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, बिल्कुल आसान है, ये तो मसला नहीं याद करना। इसी ये मिलके किससे बनती है, ये मिलके बनती है बेटा प्रोटीन्स एंड लिपिड से, प्रोटीन्स एंड लिपिड से, और उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जहाँ से आरएनए भी निकल जाता है। जो डीएनए से जो आरएनए बनता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है। उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन गया, न्यूक्लियस के अंदर बन गया, अब उसको कहाँ जाना है आरएनए को, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। कहाँ से जाएगा, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जाएगा, कोर्स। और वो पोर से जाएगा। और ये कौन सा आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। सही, अगर हम न्यूक्लियर पोर्स की बात करें, न्यूक्लियर पोर्स की, तो पंजाब बोर्ड में न्यूक्लियर पोर्स का जिक्र है, अभी बता देता हूँ। सीधे हाथ के ये पेज पे। चैप्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है स्लाइड्स में यार। हाँ बेटा, ये मैं तुम्हें दोनों मर्ज करके ना भेज दूंगा, तुम्हें काम आ जाएगा। ये एक पिछले साल बनाया था, तो इससे थोड़ी आसानी जाती पढ़ाने में। एक मिनट, न्यूक्लियस अब याद नहीं है मुझे, इससे पहले था इसके बाद है, बाद में होगा, एक मिनट। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, अनस देखना आए तो पता नहीं मिस तो नहीं हो गया हमसे, हम तो आगे बढ़ अभी गए तो इसमें आप काफी। फॉर्म कॉलेज। हर एक, हाँ ये तो वो आप नहीं नहीं, हम आगे बढ़ गए, पहले ही होगा है ना। हम्म। वो हर एक बुक का अलग सेटअप होता है ना यार, इसलिए। सेल हो गया, जर्नलाइज सेल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गई। एक मिनट, पहले मैं जरा, तो देखो बेटा जिसमें एक न्यूक्लियस है उसको हम लोग ने मोनोन्यूक्लिएट कह सकते हैं, और जो एक से ज्यादा है, 2 हो या 20 हो, जितने भी हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सही है। न्यूक्लियर पोर्ट्स की जहाँ तक बात करें, देखो लिखा हुआ है इसमें,
नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स हाईली वेरिएबल है, बहुत चेंज होता है। जैसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे एग्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड क्यों का है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे बोलते हैं इसको। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि यहाँ वो जर्म सेल्स की बात भी हो रही है ना, तो इसको कहते हैं ऊगोनिया, जिससे आगे जी जाके जी, एक बनता है। स्पर्मेटो। बिल्कुल, स्पर्मेटोगोनिया हमारा जर्म सेल है, अनडिफरेंशिएटेड यानी कि मेच्योर। उसमें तकरीबन एक सेल में, यानी कि सॉरी, एक न्यूक्लियस में 30,000 पोर्स हैं। और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, उसमें 3 से 4 पोर्स हैं पर न्यूक्लियस। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी की बात हो रही है। अब सवाल ये है मेरा कि आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिख दिए वेयर एज डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट में जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर पोर्स कहाँ से आ गए। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आरबीसी के पहले एक और स्ट्रक्चर होता है जिससे आरबीसी डिफरेंशिएट होता है। उसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं रेटिक्यूलोसाइट। इसमें न्यूक्लियस होता है। ये आरबीसी का एक पिछला एक सेल है। हर सेल का एक पिछला सेल होता है ना, जिससे सेल मेच्योर होता है। इस रेटिकुलोसाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, स्फेरिकल, और इसमें न्यूक्लियस होता है। तो जब आरबीसी हमारे बोन मैरो में यानी कि हड्डी के गूदे में बनते हैं बेटा, तो वहां पे होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स। क्या होती है अनस? बहुत ब्लड सारी वेसल। ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में एक होती है एक, इसका नाम होता है कैपिलरी, है ना, कैपिलरी। कैपिलरी में होते हैं बहुत सारे पोर्स। अब ये पोर का साइज देखो और इस सेल का साइज देखो। तो जब ये यहाँ से गुजरेगा तो ये स्क्वीज हो जाएगा। अब इसका शेप कुछ इस तरह हो जाता है, ऊपर से भी कॉनकेव और नीचे से भी कॉनकेव। तो ये अब जो ये बना मेच्योर सेल, इसी को कहते हैं हम लोग बाई कॉनकेव सेल, जिसका नाम होता है आरबीसी। समझ गया ना? सर यानी जो वहां से जो बाहर आ रहा है जी। बोन से, उसके हिसाब से क्या? जी, बोन मैरो की कैपिलरी से बन के जो बाहर आ रहा है, तो समझो इसको हम लोग फिर बायो में कहते हैं कि ये रेटिकुलोसाइट का जो न्यूक्लियस है, ये भी रास्ते में क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो ये उसकी बात हो रही, तो ये पंजाब बोर्ड की मिस्टेक हो गई, इन्होंने एरिथ्रोसाइट लिख दिया। तो ये आरबीसी सर। सही, हाँ, ये कहानी हो गई इसमें। बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में आरएनए होता है, न्यूक्लियस में प्रोटीन भी होता है। बिल्कुल सही है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का पानी, इसमें भर भर के मौजूद होता है प्रोटीन। और वो आपको पता है कौन से प्रोटीन की बात करें? स्टोन। हिस्टोन प्रोटीन। सबसे ज्यादा यही प्रोटीन पाया जाता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में। मेटासेंट्रिक, अच्छा, ये हो गया शेप के एतबार से। जो मेटासेंट्रिक होता है बेटा, उसको हम लोग वी शेप कहते हैं। यानी कि अगर मैंने सेंट्रोमेर यहाँ बनाया, इसके इक्वल आर्म्स हैं, इसको आप उल्टा कर लोगे तो वी बन जाएगा। तो ये इस हिसाब से होता है। सब मेटासेंट्रिक जे शेप, सब मेटासेंट्रिक जे शेप। जे शेप कैसे? ये बस वो शेप इतने बनते नहीं, जिस तरह स्टमक का भी जे शेप कहते हैं। जे शेप, अब पता नहीं वो जे उन्होंने किस तरह बोला है पूरा। तो ये इस तरह, बी तो चलो समझ में आता है, बी। हाँ ना, ये जे तो नहीं सही, हाँ। था। जैसे टीलोसेंट्रिक को हम लोग आई शेप, यानी कि आई डॉट, यानी कि ये डॉट का मतलब सेंट्रोमेयर हो गया। इसको हम लोग मेरे ख्याल में बी जे एल आई, ये आई गेस ये एल शेप था। एक्रोसेंट्रिक शेप में बता देता हूँ, एक मिनट। एक्रोसेंट्रिक शेप, शेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। वी एल तो बहुत कम ही जगह आता है, खैर लिखा हो। सर वो ऊपर की तरफ था एक। वी आई। एल, हाँ। राइट में जो ये सेंट्रिक, पिंक वाली लाइन है। अगर हम इसको तस्वीरों के एतबार से देखें, वी एल आई, पता नहीं, मैंने कहीं देखा था इसमें, पिक्चर थी। मेटासेंट्रिक वी शेप, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप और टीलोसेंट्रिक रॉड लाइक। तो ये अगर सीक्वेंस के एतबार से देखें, वी एल जे आई, वी एल जे आई,
VLJI। अब इन्होंने इस तरह यहाँ बनाया हुआ है, हर तस्वीर में अलग अलग वो बनते हैं ना, तो उसके हिसाब से है। अच्छा, न्यूक्लियस का फंक्शन तो खैर आसान है, न्यूक्लियस का फंक्शन मसला नहीं है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो न्यूक्लियस हमारा जो है वो हो गया है डन। पंजाब बोर्ड में भी न्यूक्लियस के बारे में। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, न्यूक्लियस, ये डार्क स्टेन्ड होता है, यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियस के आस अंदर जो होता है वो स्टेनिंग अगर आप करोगे तो डार्क स्टेनिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं। तो डार्क स्टेन का वर्ड कभी भी आ रहा है तो समझो न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। सही। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस। पंजाब बोर्ड में और क्या लिखा हुआ है? पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है न्यूक्लियस के बारे में, द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे देखो राइबोसोमल आरएनए बनता है, क्योंकि सिंथ बोर्ड में लिखा हुआ है राइबोसोम्स बनते हैं, तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए भी बनता है, तो ये भी पॉइंट ऐड कर लो। और ये यहीं पर ही स्टोर होता है, RRNA जिसको कहते हैं। और राइबोसोमल आरएनए के दो रीजन्स हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स। राइबोसोमल आरएनए की भी टू रीजन्स। राइबोसोमल आरएनए कौन सा? जो ये वाला होता है राइबोसोम के अंदर मौजूद। इसके दो रीजन्स होते हैं, एक होता है पेरिफेरल या ग्रैन्युलर रीजन, composed of precursors of ribosomal subunits, and the central area consisting of large molecular weight RNA and ribosomal DNA। इन्होंने यह बात किसकी करी? राइबोसोमल आरएनए की बात करी है। आप पेरिफेरल ग्रैन्युलर हाँ, इन्होंने स्ट्रक्चर। इसके पूरी की बात करी। राइबोसोमल आरएनए के अंदर दो रीजन्स हैं, एक तो वो कह रहे हैं ये सेंटर वाला रीजन है, और एक होते हैं पेरिफेरल, दूर वाला। पेरिफेरल कहते हैं कोने वाले को। बस बात को थोड़ा सा पेचीदा बताया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्रोमोस न्यूक्लियस खत्म। पंजाब बोर्ड से भी एहतियातन पढ़ लेना, उसमें थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है स्पीशी के एतबार से। पंजाब बोर्ड सही है। अब मैं दोबारा लिंक लिंक सेंड कर रहा हूँ बेटा। हम लोग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है सर। अच्छा, मुझे वो कल वाली रिकॉर्डिंग्स भी सेंड कर मैं दीजिए। देख लेता हूँ, मैं भेजता हूँ।